हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली पार्ट खत्म हुई थी। अब एक ज़रूरी बात, मुझे इस सीरीज़ की कहीं भी कोई कॉमिक वर्जन इमेज नहीं मिली है, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो विजुअल्स लगाए हैं वो सिर्फ एक गेम प्ले के हैं। लेकिन ध्यान देना, ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, ये एक नॉवल एक्सप्लेन वीडियो है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि यूट्यूब इसे एक प्रॉपर वीडियो समझे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऑडियो अपलोड करूं तो यूट्यूब उसे वीडियो नहीं मानेगा। इसीलिए आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विजुअल्स पर नहीं, मेरी बातों पर ध्यान देना। और हाँ, अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुन ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कोई और एक्सप्लेन वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जब भी ओरिजिनल एपिसोड आएगा मैं उसे तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री में देख सकते हो, बिना किसी रोक टोक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हन ली और बाकी लोगों ने ये देखा तो तुरंत ही अपनी मैजिक टूल्स पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही सब लोग उस पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे, पीले कपड़े वाले कल्टीवेटर के हाथ में जो कमांड मेडेलियन था वो अचानक मंद पड़ गया और रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया। वो शख्स उनकी ओर देखकर बिल्कुल शांत लहजे में बोला, पीछे आओ। और फिर पलटकर अपनी उंगलियों से हैंड इनकैंटेशंस बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उनसे लाल और पीले रंग की एक तेज रोशनी उस बड़े पत्थर के दरवाजे की तरफ छोड़ी। अचानक उस बंद दरवाजे पर बने टैलिस्मैन जैसे चिन्ह हलचल करने लगे और एक धीमी गूंज सी सुनाई देने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक लंबा रास्ता दिखाई दिया। पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर बिना कुछ कहे उस रास्ते में दाखिल हो गया। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। हान ली डिसाइपल्स के बीचों बीच था और देखने में लग रहा था कि वो आगे की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन असल में वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस से आसपास की हर चीज़ को भांप रहा था। ये जो रास्ता था वो एक आदमी द्वारा बनाया गया सीधा सुरंग जैसा था जो पहाड़ के अंदर की ओर जाता था। इसकी दीवारें न सिर्फ एकदम चिकनी थीं बल्कि हर कुछ कदमों पर कुछ गहरे टालिस्मन चिन्ह भी बने हुए थे। हनली फिलहाल उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो पक्का जानता था कि ये केवल सजावट के लिए नहीं थे। करीब 300 मीटर चलने के बाद रास्ता रोशन हो गया और सब एक बड़े पत्थरों से बने हॉल में पहुंचे जो लगभग 200 मीटर चौड़ा और 80 मीटर ऊंचा था। इस हॉल के बीचों बीच 1 मीटर ऊंचा चूना पत्थर का प्लेटफॉर्म था जिसके चारों ओर से 10-10 सीधी रेखाएं आकर एक दूसरे को काट रही थीं। उस पर रखे काले और सफ़ेद मोहरों को देखकर लग रहा था कि कोई बहुत अहम मोड़ वाला शतरंज का गेम चल रहा है। उस प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा शख्स और एक छोटा लड़का आमने सामने पैर मोड़कर बैठे हुए थे। बूढ़ा शख्स दिखने में लगभग 55-60 साल का लग रहा था, जबकि लड़का 10 साल से छोटा लग रहा था। उसके चेहरे में एक भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदर्श बच्चा दोबारा जन्म लेकर आया हो। मार्शल अंकल लान, ये सीनियर यहाँ क्या कर रहे हैं? जब कल्टीवेटर बाय ने उस बच्चे को देखा तो अचानक चौंक कर जोर से बोला और झुककर उसे सलाम किया। मार्शल अंकल लान? वो बूढ़ा शख्स जो ग्रे कपड़े पहने था और साथ ही 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन का कल्टीवेटर, दोनों पहले तो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने कल्टीवेटर बाय को उसका नाम पुकारते सुना तो उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। जैसे ही उन्होंने उस लड़के की पोनीटेल, नंगे पैर और उसकी बाजू पर बंधी सोने की पट्टी को देखा, उन्हें एक बहुत ही मशहूर सीनियर का नाम याद आ गया। हम जूनियर्स डुबे और यूशानान सीनियर लान को नमन करते हैं। डर और चौंक के बीच उन्होंने तुरंत झुककर उसे सलाम किया। खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं मार्शल नेफ्यू हू के साथ अपने गेम के एक अहम मोड़ पर हूँ? बात बाद में करेंगे। उस लड़के की आवाज़ उसकी उम्र जैसी ही कोमल थी, लेकिन उसके हर शब्द में उम्र का अनुभव और एक खास रौब झलक रहा था। जैसा आप कहें सीनियर। कल्टीवेटर बाय और बाकी 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने तुरंत सिर झुका दिया और एक किनारे चुपचाप खड़े हो गए, जैसे उन्हें सांस लेने की भी इजाजत नहीं हो। जहां तक उस बूढ़े शख्स की बात है जो उस लड़के के साथ शतरंज खेल रहा था, उसने उन तीनों की ओर देखकर बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। और जो पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर था वो उस लड़के के पीछे पूरी इज्जत से खड़ा रहा, जैसे किसी खास व्यक्ति की सेवा कर रहा हो। जब बाकी नौजवान कल्टीवेटर्स ने देखा कि उनके तीनों मार्शल एंसेस्टर्स अचानक उस लड़के को मार्शल अंकल बोल रहे हैं तो वो घबरा गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला कितना बड़ा है और अब वो सब उस लड़के को घबराई नज़रों से देखने लगे। हन ली ने जब पहली बार उस लड़के को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क गया। ये सच में एक अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर था। आखिर वो यहाँ क्यों आया था? लेकिन जल्दी ही हान ली ने खुद को संभाल लिया। भले ही वो अभी एक अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो भाग जरूर सकता है। और सबसे अहम बात, उसे पूरा विश्वास था कि ये कल्टीवेटर यहाँ उसके लिए नहीं आया था। ये सोचते हुए हान ली ने मन ही मन आगे किसी भी परेशानी के लिए कुछ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। आखिरकार
लड़के और बूढ़े ने करीब 1/4 घंटे तक और खेला। फिर वो बूढ़ा आदमी शतरंज की बिसात से पीछे हट गया और झुककर बोला, सीनियर लान की शतरंज की कला अद्भुत है, ये शिष्य हार मानता है। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी नजर फिर उस बूढ़े पर जाकर ठहर गई और उसने थोड़े शक में कहा, मार्शल नेफ्यू हु, कहीं तुमने जानबूझकर तो हार नहीं मानी? हमने तय किया था कि तुम मुझ पर दया नहीं करोगे। ये सुनते ही उस बूढ़े का चेहरा थोड़ा लंबा हो गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, ये जूनियर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा सीनियर, ये बस आपकी शतरंज की कला का कमाल है जो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। लड़का मुस्कुराया और बोला, हे मुझे भी लगता है कि मेरी चालों में काफी सुधार हुआ है। लगता है उन सामान्य इंसानों के शतरंज मास्टर्स के साथ प्रैक्टिस करना वाकई फायदेमंद रहा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने विषय बदलते हुए कहा, ठीक है, अब मोहरे समेटो, अब असली काम की बात करनी है। वो मुड़ा और वहां खड़े हुए कल्टीवेटर्स की तरफ देखा। उसकी नज़र धीरे धीरे कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स पर घूमती हुई अंत में उस पढ़े लिखे से दिखने वाले शख्स पर जाकर रुकी। फिर उसने हल्के और शांत स्वर में पूछा, मार्शल नेफ्यू बाय, तुम्हें एंशिएंट सोर्ड सेक्ट में आए हुए कितने साल हो गए हैं? कल्टीवेटर बाय के चेहरे पर हल्की उलझन उभरी, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, इस जूनियर को इस सेक्ट में आए हुए 100 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। लड़के की आंखों में एक अजीब सा भाव चमका और उसने धीरे से सांस लेकर कहा, 100 साल, तुम्हारे लिए वाकई ये बहुत कठिन रहा होगा। उस पढ़े लिखे आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, मार्शल अंकल, आपका मतलब क्या है? लड़का उसे एक ठंडी नज़र से देखते हुए बोला, मेरा मतलब, तुम ओवरवेलमिंग पेविलियन सेक्ट मास्टर के वारिस हो जो राइचस दाव से संबंध रखते हैं और इतने सालों से एंशिएंट सोर्ड सेक्ट में अपनी पहचान छुपाकर बैठे हो। क्या तुम्हें कभी अपने असली गुरु से मिलने का मन नहीं हुआ? लड़के की ये बात सुनते ही कल्टीवेटर बाय का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वहीं बाकी 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दी और उन्होंने खुद ब खुद कल्टीवेटर बाय से कुछ कदम पीछे हट गए। फ्री कल्टीवेटर बाय, क्या सीनियर लान जो कह रहे हैं वो सच है? बीच उम्र का कल्टीवेटर अविश्वास भरी आवाज में बोला। कल्टीवेटर बाय का चेहरा कभी लाल तो कभी सफ़ेद हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई सफाई नहीं थी। फिर एक बुरा सा चेहरा बनाते हुए उसने कहा, जब मार्शल अंकल ने मेरी सारी सच्चाई जान ही ली है तो अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं चुपचाप पकड़ा नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से सफ़ेद रोशनी चमकी और वो डिसाइपल्स की तरफ तेज़ी से झपटा। उसकी चमकती हुई सफ़ेद हथेली सीधे उस काले कपड़े पहने मेंगदी की तरफ बढ़ रही थी जो 9 वर्ड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन रखता था। तुम कर क्या रहे हो? दोनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स गुस्से से चिल्लाए। उनके शरीर से भी रोशनी चमकी और वो मेंगदी को बचाने के लिए बढ़े, लेकिन वो पहले ही देर कर चुके थे। हालांकि मेंगदी डर के मारे तुरंत प्रतिक्रिया देने में सफल रहा और उसने जोर से अपनी हथेली उठाकर एक घना सोड छी का वार छोड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा अंतर था। वो सोड छी कल्टीवेटर बाय को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी और पल भर में गायब हो गई। लेकिन इसके पहले कि मेंगदी को पकड़ा जाता, अचानक कल्टीवेटर बाय का शरीर कांपा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी हथेली से निकल रही रोशनी भी पूरी तरह गायब हो गई थी। मेंगदी वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध। वो छोटा लड़का बिना किसी भाव के अपने छोटे हाथों को रगड़ते हुए बोला, तुम्हारे सेक्ट की ग्रैंड की हैंड बहुत अच्छे से रिफाइन की गई है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं यहाँ सिर्फ शतरंज खेलने नहीं आया था। हान ली को छोड़कर कमरे में किसी को भी ये पता नहीं चला कि लड़के ने उस स्कॉलरली मैन को कैसे रोका। हान ली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उस स्कॉलरली मैन को जमीन पर गिरते देखा। फिर उसने लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जिस पल कल्टीवेटर बाई ने हमला किया, हान ली हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के शरीर से अचानक एक लाल डोरी जैसी चीज निकली और सीधा स्कॉलरली मैन के शरीर में घुस गई और तुरंत ही वो गिर पड़ा। हान ली को शुरू में लगा था कि वो कोई फ्लाइंग नीडल मैजिक ट्रेजर है, लेकिन जब उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से देखा तो हैरान रह गया कि वो लाल डोरी असल में एक बहुत घनी बर्फ जैसी छी से बनी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो डोरी वास्तव में एक रिफाइंड आइसी सोड छी थी। हान ली को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि जब कोई प्रतिभाशाली सोड कल्टीवेटर एक खास स्तर तक पहुंच जाता है तो वो अपनी सोड छी को डोरी में बदल सकता है और इसे एक निर्णायक हमला बना सकता है। ये पहला मौका था जब हान ली ने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी थी और उसे समझ नहीं आया कि कोई सोड खी इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है। लड़का अब उस बूढ़े शख्स की ओर मुड़ा जिससे वो शतरंज खेल रहा था और बोला, मार्शल नेफ्यू हु, इसे ड्रैगन केव में बंद कर दो, इसे जिंदा रखना, तुम्हारे सीनियर्स को अभी इसकी ज़रूरत है। उस लंबे चेहरे वाले बूढ़े का दिल एक बार कांप गया, फिर उसने सिर हिलाकर आदेश को स्वीकार किया। वो कल्टीवेटर बाय के गिरे हुए शरीर के पास पहुंचा, उसे उठाया और कमरे के एक कोने में ले जाकर गायब हो गया। इसके बाद हान ली की नज़र दू दोंग पर पड़ी।
बाहर से तो वो शांत लग रहा था, लेकिन हान ली की पैनी नज़र ने देखा कि वो धीरे धीरे अपने हाथ मुट्ठी में भींच रहा था। ये देखकर हान ली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। ठीक है, अब मामला निपट गया है, तुम लोग जो चाहो करो, मुझे मत देखो, मुझे पिछली शतरंज की बाजी के चालों को अच्छे से समझना है। वो लड़का बाकी कल्टीवेटर्स की ओर हाथ हिलाकर बोला और फिर नीचे झुककर शतरंज की बिसात को ध्यान से देखने लगा। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने ये सुना तो जल्दी से पूरी टोली को हॉल के किनारे ले गए। पत्थर के हॉल से बाहर निकलते ही 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन वाला कल्टीवेटर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि फ्री कल्टीवेटर बाय असल में ऐसा निकलेगा। जूनियर मार्शल ब्रदर यूए, क्या तुम्हें पहले से इसका पता था? नहीं, सीनियर लान ने बस इतना कहा था कि उसे यहाँ एक ज़रूरी काम है। मैं और ज़्यादा पूछ नहीं सका। पीले कपड़ों वाले कल्टीवेटर का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। यह कहकर वो कल्टीवेटर चुप हो गया और डिसाइपल्स की टोली के सामने इस बारे में और कुछ नहीं बोला। इस भारी माहौल के बीच हान ली और बाकी लोग एक लंबे गलियारे में आगे बढ़ते गए। एक मोड़ पार करते ही वो हल्के पीले रंग के पत्थरों से बने बड़े दरवाजों के सामने पहुंचे। वहां एक बिखरे बालों वाला आदमी बैठा हुआ था। हालांकि उसके चेहरे पर बाल फैले हुए थे, लेकिन उसके सफ़ेद बाल देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जैसे ही पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर उसे देखकर रुका, उसके चेहरे पर आदर भरा भाव आ गया। भाई वे, मैं सोर्ड ट्रायल असेंबली के डिसाइपल्स को लेकर आया हूँ, क्या ये अंदर आ सकते हैं? वो बिखरे बालों वाला आदमी बेहद गहरी आवाज़ में बोला, जब ये लोग आ ही गए हैं तो आने दो, लेकिन वाइन नेक्टर की बूंदें हमारी उम्मीद से धीमे गिर रही हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। हान ली ने जल्दी से उस आदमी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। ये शख्स एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर था और वो भी फॉल्स नेसेंट स्टेज के बिल्कुल किनारे पर। हन ली इस आदमी को नज़रअंदाज नहीं कर सका। ग्रे कपड़े पहने बूढ़े शख्स ने यह सुना तो उसका चेहरा एक हल्की खुशी से भर गया। वह कांपती आवाज़ में आगे बढ़कर बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर वे, आप कैसे हैं? ये आदमी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का कल्टीवेटर था। वो बिखरे बालों वाला कल्टीवेटर धीरे से सांस लेकर बोला, लगता है इतने सालों में जब से मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर यू को नहीं देखा, तुम अब काफ़ी बूढ़े हो गए हो। सीनियर मार्शल ब्रदर वे शांत भाव से बोला, बस करो, अब जब दोबारा मुलाकात हो गई है तो हमारी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। पुराने समय की बातें मत छेड़ो। और इसी के साथ जब मैंने यहाँ कदम रखा था, तभी मैंने मौत की कसम खा ली थी कि या तो नेसेंट सोल कंडेंस करूंगा या फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे हमारे दोनों मार्शल अंकल से पता चला है कि सेक्ट की बागडोर जूनियर मार्शल ब्रदर फेंग के हाथ में है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मुझे अब कोई चिंता नहीं। ये सुनकर वो ग्रे कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स थोड़ा उदास हो गया और उसने वो सारे सवाल दबा लिए जो वो पूछना चाहता था। जूनियर मार्शल ब्रदर्स, जरा ठहरो, मैं रिस्ट्रिक्शंस खोलता हूँ ताकि तुम लोग पवित्र क्षेत्र में जा सको। ओल्ड मैन वे खड़ा हुआ और अपने हाथ से एक जादुई मुहर पीले पत्थर के दरवाजे की ओर छोड़ी। दरवाजा बिना आवाज के धीरे से खुल गया। अभी ठीक से देखा भी नहीं था कि एक लहर सी आई और बेहद शुद्ध स्पिरिचुअल छी सबको घेर लिया। जैसा कि उम्मीद थी, यही वो जगह थी जहाँ स्पिरिट वेल ट्री मौजूद था। हन ली को साफ महसूस हुआ कि यह स्पिरिचुअल छी जेड स्पिरिट वेल से भी कम नहीं थी, बल्कि थोड़ी बेहतर ही लग रही थी। ये वाकई में सबसे उत्तम स्पिरिट वेल की प्रतिष्ठा के लायक थी। ओल्ड मैन वे की अगुवाई में हान ली और बाकी लोग दरवाजे से होते हुए एक विशाल गुफा में दाखिल हुए। ये गुफा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन के नीचे हों। सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वहाँ हर तरफ अलग अलग आकार की स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से एक पत्थरों का जंगल बना हुआ था। ज़्यादातर गुफा इसी से भरी हुई थी और इससे एक छोटा सा भूल भुलैया जैसा रास्ता बन गया था। हन ली ने ध्यान से देखा तो पाया कि पत्थरों के बीच में हल्की सफ़ेद रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो। जब तक हान ली यह सोच ही रहा था, ओल्ड मैन वे उस पत्थरों के जंगल के किनारे पहुंचा और अपनी हथेली पलटते ही एक पुराना सफ़ेद आईने जैसा छोटा सा यंत्र निकाला। फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उसने उस आईने से सफ़ेद रोशनी की एक किरण जंगल की ओर भेजी। जैसे ही वो रोशनी अंदर गई, एक हल्की वूश की आवाज़ आई और फिर ओल्ड मैन वे ने वह आईना वापस रख लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। जब युवा कल्टीवेटर्स अभी भी समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या, तभी जमीन हिलने लगी और एक चौंकाने वाला नज़ारा सामने आया। वो पूरा पत्थरों का जंगल दूध जैसी सफ़ेद रोशनी से चमकने लगा। फिर कुछ ही पल में वो रोशनी पीली हो गई और सारे पत्थर अपने आप इधर उधर खिसकने लगे। डिसाइपल्स अभी हैरानी से बाहर भी नहीं आए थे कि उनके सामने एक सीधा रास्ता बन गया। हन ली के मन में हलचल तो हुई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह शांत रहा। सभी कल्टीवेटर्स उस छोटे से रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए पत्थरों के जंगल के बीच पहुंचे, जहां बीचों बीच वो प्रसिद्ध स्पिरिट वेल ट्री खड़ा था।
हन ली ने उस 10 मीटर ऊंचे वस्तु की तरफ देखा और मन में सोचा, क्या यही स्पिरिटवेल ट्री है? उसके सामने जो चीज थी वो किसी पेड़ जैसी नहीं दिख रही थी। वो एक पतले इंसानी बाजू जितनी मोटी, हल्की हरे रंग की पत्थरनुमा चीज थी। ज्यादा दिखने में वो एक पत्थर का खंभा लग रही थी, लेकिन पूरे केव में फैली हुई अद्भुत स्पिरिचुअल छी उसी खुरदुरे पत्थर जैसे खंभे से निकल रही थी। उसके चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश कवच भी फैला हुआ था, जो यहाँ तक कि उसकी जमीन से निकली जड़ों को भी ढके हुए था। इतनी सुरक्षा देखकर साफ लग रहा था कि यही असली स्पिरिटवेल ट्री था। हन ली ने मन ही मन कोसा, लेकिन बाकी कल्टीवेटर्स की आंखों में तो जैसे आग लग गई थी। हर कोई उस पेड़ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा था। अगर वो लोग इस पेड़ के नीचे कल्टीवेट करते तो जब तक उन्हें कोई बॉटलनेक न आता, उनकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो सकती थी। हान ली ने स्पिरिटवेल ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र जल्दी ही उस जेड बॉटल पर पड़ी जो पेड़ के पास जमीन पर रखा था। वो बोतल आधी भरी हुई थी और उसमें से तेज दवाई जैसी खुशबू आ रही थी। हान ली ने सोचा, क्या यह आधा रिफाइंड ब्राइट साइट वाटर है? जब बाकी लोग स्पिरिटवेल ट्री से 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गए तो सब रुक गए। सिर्फ ओल्ड मैन वे ही आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो बैरियर उस पर कोई असर नहीं कर रही थी और वो आराम से उसके अंदर चला गया। आराम बक्योरा सीरी है। जब वो बूढ़ा शख्स स्पिरिटवेल ट्री के सामने पहुंचा तो उसने पेड़ के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फिर अपना हाथ पेड़ के बीच में रखा। उसकी उंगलियां हरे प्रकाश से चमकने लगी और उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर निकलने लगी। बाहर खड़े बाकियों ने यह देखा तो वो बिना हिले डुले सांस रोककर खड़े हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हल्की सी हरकत उस बूढ़े शख्स का ध्यान भटका दे। कुछ ही पल बाद ओल्ड मैन वे ने धीरे से सिर हिलाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। साथ ही उसकी उंगलियों की हरी रोशनी भी बुझ गई। फिर वह शांति से पीछे मुड़ा और बोला, स्पिरिटवेल ट्री अभी वाइन नेक्टर निकालने की सही अवस्था में नहीं पहुंचा है। इसमें अभी 8 घंटे बाकी हैं। तब तक तुम सब पेड़ के पास विश्राम कर सकते हो। ब्राइट साइट वाटर मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ, बस उसमें वाइन नेक्टर मिलाना बाकी है। तो फिर हम सीनियर ब्रदर वे की बात मानते हैं। 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। खासकर यू नाम वाला बूढ़ा शख्स तो एकदम आज्ञाकारी दिख रहा था। हन ली और उसके साथियों को कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने निर्देश दिया कि वे स्टोन ट्री के आसपास बैठकर कल्टीवेट करना शुरू करें। सब लोग चुपचाप मेडिटेशन में बैठ गए। ओल्ड मैन वे फिर नीचे झुका और स्पिरिटवेल ट्री के पास रखी जेड बॉटल को उठाकर आराम से अपनी आस्तीन में डाल लिया। उसी पल जो फेंट लाइट बैरियर पहले हल्की चमक दे रहा था, अब अचानक तेज चमकने लगा। इतनी ज्यादा कि अब उस बैरियर के अंदर कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। हान ली की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसने धीरे से सिल्वर मून से संपर्क किया। सिल्वर मून की आवाज धीमी और शांत थी। ब्रदर हान, आपने मुझे बुलाया क्यों? हान ली ने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी अर्थ मूवमेंट टेक्निक बहुत कमाल की है। क्या तुम चुपचाप उस लाइट बैरियर के अंदर घुस सकती हो? मुझे बस स्पिरिटवेल ट्री की जड़ चाहिए, तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। ब्रदर हान, एक पल दीजिए, मैं अपनी टूल स्पिरिट फॉर्म में कोशिश करती हूँ। ये कहते ही सिल्वर मून ने खुद को एक मुट्ठी के आकार की भेड़िए जैसी आकृति में बदल लिया और हन ली के नीचे की जमीन में धीरे धीरे समा गई। हन ली की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की अवस्था में चला गया। फिर अचानक हान ली की भौहें ऊपर उठीं और उसने हल्की सी आंखें खोलकर सीधा डुदोंग की तरफ देखा। डुदोंग डिसाइपल्स की टोली से थोड़ा कोने में बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके हाथों की उंगलियां किसी मंत्र मुद्रा में बंधी हुई थीं। देखने में वो ध्यानमग्न लग रहा था। हान ली ने यह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मन ही मन उसने उसे घमंड से देखा, जैसे कह रहा हो, समझ गया हूँ तेरी चाल भी। बाकी लोग डूडोंग की छोटी छोटी हरकतें नहीं पकड़ पाए, लेकिन हन ली पहले ही उसकी हर चाल पकड़ चुका था। हान ली पहले से ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस पूरे क्षेत्र में फैलाकर बैठा था ताकि किसी भी अचानक होने वाली घटना पर नजर रख सके। भले ही डूडोंग बाहर से ध्यानमग्न लग रहा था, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वो किसी के साथ वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए बात कर रहा था। हान ली ने जानबूझकर उसे ज्यादा टोकना नहीं चाहा ताकि वो चौकन्ना न हो जाए। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से पूरे क्षेत्र की जांच की, लेकिन उसे कोई छुपा हुआ कल्टीवेटर नहीं मिला। हान ली का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने आसपास खड़े कई लोगों को गौर से देखा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि संदिग्ध कौन है। तभी उसके दिमाग में सिल्वर मून की आवाज़ गूंजने लगी, ब्रदर हान, स्पिरिटवेल ट्री की लाइट बैरियर ज़मीन के नीचे तक फैली हुई है। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसमें ज़बरदस्ती घुस सकती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अंदर बैठा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर कुछ महसूस न करे। क्या मैं आगे बढ़ूँ? हान ली ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, जब तक ज़रूरत ना हो कोई भी ज़बरदस्ती मत करना। मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई हलचल मचने वाली है और उसी दौरान हमें मौका मिलेगा। अभी वापस लौट आओ। सिल्वर मून ने उसकी बात मानी और चुपचाप वापस हान ली के शरीर में लौट गई।
हान ली ने फिर आंखें बंद कर लीं और सिर्फ डुदोंग की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। कितना समय बीत गया किसी को नहीं पता, लेकिन फिर डुदोंग ने बोलना बंद कर दिया और अपना हाथ उठाकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा हाव भाव था। हन ली का दिल थोड़ा धड़का। उसे लगा शायद डुदोंग अब कुछ करने वाला है, लेकिन तभी डुदोंग ने फिर से सिर नीचे कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। हन ली थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसी पल पूरे केव में जोरदार कंपन हुआ। ध्यान में बैठे सभी कल्टीवेटर्स चौंक कर आंखें खोल बैठे और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स और बाकी दो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स हैरान दिखे, लेकिन पीले कपड़ों वाला कल्टीवेटर चिंतित हो गया और जल्दी से पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, दरवाजा खुल गया और अंदर लंबा चेहरा लिए कल्टीवेटर हु घुस आया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। सीनियर हु, क्या हुआ? पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर तुरंत बोला। लंबे चेहरे वाला बूढ़ा गुस्से भरे स्वर में बोला, हम पर हमला हुआ है। छिप कर बैठे कुछ कल्टीवेटर्स ने वैली के बाहर की स्पेल फॉर्मेशन पर हमला कर दिया है। सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ही नहीं, बल्कि लगता है कि उनके साथ एक नेसेंट सोल एक्सेंट्रिक भी है। ये राइचस डाओ अलायंस के लोग नहीं हैं, ये 6 डेविल डाओ सेक्ट्स के लोग लगते हैं। दूसरी ताकतें इतनी हिम्मत नहीं करेंगी। सीनियर लांस स्पेल फॉर्मेशन की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तुम सब मेरी मदद करने चलो। सीनियर मार्शल ब्रदर वे को यहीं छोड़ दो। डिसाइपल्स का ब्राइट साइड वाटर वाला मामला अभी टाल दो। फ्री कल्टीवेटर यूए, इन डिसाइपल्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। सीनियर मार्शल ब्रदर वे, अगर कोई भी इस गुफा में घुसने की कोशिश करे तो बिना किसी दया के मार देना। ओल्ड मैन वे शांत भाव से बोला, मुझे समझ आ गया ब्रदर हु, तुम चलो, मैं यहीं रहूंगा। हु ने सिर हिलाया और तुरंत सफ़ेद कपड़े वाले बूढ़े और दूसरे आदमी को साथ लेकर वहां से निकल गया। पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर हन ली और डिसाइपल्स के पास दौड़ा और बोला, तुम लोगों ने सुन लिया, आंखों की शुद्धि की प्रक्रिया अभी रोक दी गई है। मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। और फिर वह तेज कदमों से केव से बाहर चला गया। युवा डिसाइपल्स एक पल भी देर नहीं करना चाहते थे और वो तुरंत उसके पीछे चल दिए। हनली ने भी शांत भाव से उनका पीछा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह डुदोंग को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो बिना कुछ किए बड़े आराम से बाकी सबके साथ बाहर निकल रहा था। डुदोंग अब तक एकदम शांत और संयमित बना रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। हनली को यह बेहद संदिग्ध लगा। हमला जिस समय हुआ वो समय कुछ ज़्यादा ही सही था और यह संयोग नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर बाद सभी 10 डिसाइपल्स पीले कपड़े वाले कल्टीवेटर के साथ पश्चिम दिशा में एक बड़े पत्थर के कमरे में पहुंचे। कुछ निर्देश देने के बाद वह वहां से चला गया, शायद ऊपर हो रही लड़ाई में शामिल होने। उसी समय दूर से एक बड़ा विस्फोट सुनाई दिया और ज़मीन जोर से हिलने लगी। यह लड़ाई का नतीजा लग रहा था। जैसे ही पीले कपड़े वाला कल्टीवेटर गया, डिसाइपल्स छोटे छोटे गुटों में बंटकर आपस में फुसफुसाने लगे। हन ली, डुदोंग, मुपेलिंग और सन हुओ एक साथ खड़े थे। सन हुओ ने लंबी सांस ली और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का मार्शल अंकल बाय असल में राइचस डाओ का जासूस निकलेगा। मैं तो उसे एक ऐसा फ्री कल्टीवेटर मानता था जिसने अकेले अपने दम पर कोर फॉर्मेशन हासिल की। मुपेलिंग ने ठंडी निगाह से उसे देखा और भावहीन आवाज में बोली, जूनियर मार्शल ब्रदर सन, क्या तुम सच में मानते थे कि कोई फ्री कल्टीवेटर इतनी आसानी से कोर बना लेगा? जब तक किसी बड़ी ताकत का साथ न हो, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज और अवसर नहीं जुटा सकता। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर सन तो खुद एक जेन्युइन फ्री कल्टीवेटर हो। कई बड़े कुल तुम्हें पहले ही संपर्क कर चुके हैं। अच्छा होगा अगर तुम किसी एक में शामिल हो जाओ ताकि भविष्य में मदद मिले। सन हो ने थोड़ी कड़वाहट के साथ मुस्कुराया और दृढ़ता से बोला, मुझे अब भी ये मंजूर नहीं कि कोर फॉर्मेशन पाने के लिए किसी क्लैन की मदद ज़रूरी हो। मुझे अब भी लगता है कि ये मेरी शान के खिलाफ है। फिर उसकी नज़र अनायास ही मुपेलिंग के खूबसूरत चेहरे पर चली गई और उसकी आंखों में थोड़ी चाहत झलक उठी। लेकिन मुपेलिंग ने जैसे उसे देखा ही नहीं और चुप हो गई। तभी डुदोंग अचानक बोला, लेकिन मार्शल अंकल बाय मुझे तो एक दुखद शख्स लगता है। मुपेलिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सन हुआ भी चौंक गया और बोला, दुखद? मार्शल नेफ्यू डू, तुम्हारा मतलब क्या है? डुदोंग ने सामान्य मुस्कान के साथ कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी नज़रें हन ली की तरफ मोड़ दी और रहस्यमयी अंदाज में बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुम्हें क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ ना? हान ली को यह ज़रा भी हैरानी नहीं हुई कि डुदोंग ने बात को उसकी तरफ मोड़ा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे मार्शल अंकल बाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। डुदोंग मुस्कराया, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो लगता है कि... लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और बोलता, सन हो ने गुस्से से उसे डांट दिया, मार्शल नेफ्यू डू, तुम्हारी ज़बान बहुत लंबी हो गई है। तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? डुदोंग की आंखों में एक ठंडी चमक आई और वो सन हो की तरफ घूरते हुए बोला, इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास का जवाब देने का कोई शौक नहीं है। तू क्या?
म्यू पेलिंग को भी कुछ गड़बड़ लगी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ अपनी स्टोरेज पाउच पर रख दिया और ठंडी आवाज में बोली, तू असल में है कौन? बाकी डिसाइपल्स को अब मामला अजीब लगने लगा और सब हैरानी से देखने लगे। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज गूंजी, हे, ये डेविल डाओ की 1000 इल्यूजन सेक्ट का सीधा खून वाला शिष्य है। उम्मीद है ये जवाब तुम्हारे काम का है। धड़ाम, पत्थर के दरवाजे जोर से टूटकर गिर गए। सभी डिसाइपल्स डर के मारे पीछे हट गए और तुरंत अपनी मैजिक टूल्स निकाल लीं। लेकिन जब उन्होंने बाहर खड़े शख्स को देखा तो एक डिसाइपल चिल्ला उठा, मार्शल अंकल बाय। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का वो डिसाइपल हैरान रह गया। उसका चेहरा डर और अविश्वास से भर गया। बाकी डिसाइपल्स भी पूरी तरह हैरान थे। अभी तो उन्होंने उसे बंधे हुए देखा था, लेकिन अब वो सामने खड़ा था और उसके हाव भाव में जरा भी कमजोरी नहीं थी, जैसे कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को कभी रोका ही नहीं गया। डूडोंग को कल्टीवेटर बाई के वापस आने पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? थोड़ा और देर हो जाती तो हम खुद ही कार्रवाई शुरू कर देते। कल्टीवेटर बाई ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उस बूढ़े शख्स की सोर्ड थ्रेड कितनी खतरनाक है। मैंने पहले से तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बांध गई। अगर तुम बार बार ये दावा न करते कि वो मुझे मारेगा नहीं, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आता। है, हमें भी नहीं लगा था कि वो बूढ़ा एक्सेंट्रिक खुद सामने आ जाएगा, लेकिन बाकी सब वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। मार्शल अंकल फेंग और सीनियर चिन ने हमारे लिए काफी समय खरीद लिया होगा। इनकी बातें सुनकर डिसाइपल समझ गए कि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल बहुत तेजी से रिएक्टेड किया। वो अपने मैजिक टूल पर सवार होकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह डिसाइपल कल्टीवेटर बाई के पास से गुजरा, बाई के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई और उसके हाथ से तेज सफेद रोशनी निकली। चमाक! एक भयानक चीख के साथ वो डिसाइपल और उसकी तलवार 2 हिस्सों में कट गए। पर यहीं पर यह भाग खत्म होता है। मैं इसका अगला भाग जल्दी लेकर आऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।